नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू की ओर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज या सेवाओं का विपणन जो विषय है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज अथवा सर्विसेज मार्केटिंग या सेवा विपणन, सेवाओं का विपणन, ये एक ऐसा विषय है जो कि मार्केटिंग के क्षेत्र में या विपणन के क्षेत्र में नया विषय बन कर के उभर रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस विषय के संबंध में जो पाठ्य सामग्री है वो उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो इस संबंध में कई प्रश्न पूछते हैं और कई सारी उनकी जिज्ञासाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं। उनका ये कहना होता है कि सर मार्केटिंग और जो सर्विसेज मार्केटिंग है उसको कैसे हम डिफ़र करें या कैसे उसको समझें या कैसे उसको हम एलेबरेट करें। तो उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज या सर्विसेज मार्केटिंग, सेवा विपणन के को समझने से पहले हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से कुछ ऐसी परिस्थितियों को समझेंगे या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम लेकर के इस टॉपिक को समझेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को हमें और आगे इससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में आसानी हो सके। तो हम शुरुआत करते हैं। आप देखिए कि आज से 10-15 वर्ष पहले की यदि हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि यह बहुत कठिन था आज से 10-15 वर्ष पहले, या आप ये नोट कर सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो विज्ञापन हैं या जो अस्पतालों के विज्ञापन हैं वो आपको अखबार में या टीवी पर या जो जो भी माध्यम है वहाँ पर आपको अस्पतालों के विज्ञापन बहुत कम देखने को मिलते थे। आप 10-15 साल पहले के अखबार उठा करके देख लें यदि आपके पास अवेलेबल हो, या आप पहले की कोई मैगजीन्स देख लें, आपको हॉस्पिटल्स के विज्ञापन बहुत कम देखने को मिलते थे, बहुत कम। लेकिन आज जो व्यावसायिक गतिविधियां जिस प्रकार से विकसित हुई हैं या सेवाओं का क्षेत्र जिस प्रकार से विकसित हुआ है, उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि आज की जो तस्वीर है वो क्या वास्तव में ऐसी ही है जैसी आज से 10-15 वर्ष पहले थी। तो आप पाएंगे कि आज तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अप्रत्यक्ष रूप से ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से अपना विज्ञापन कर रहे हैं। आप नोट कर सकते हैं, आप आज के अखबार देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं या कोई मैगजीन देख सकते हैं, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े और अट्रैक्टिव जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो दिखाई देंगे। तो ये जो परिदृश्य बदल गया है, इस बदले हुए परिदृश्य में आप ये देखें कि उन्होंने अपने विज्ञापन में पैकेज बताए हुए होते हैं, जैसे स्पेशल डिलीवरी पैकेज बता दिया, या हार्ट का जैसे मान लीजिए स्टंट किसी को डलवाने हैं, किसी के बाईपास सर्जरी करवानी है, तो वो बाकायदा पैकेज लेकर के और हमारे सामने आते हैं कि भाई ये आप यदि ऑपरेशन करवाएंगे या ये बीमारी आपकी है तो हम आपको और इस पैकेज पर ये सर्विस देने के लिए तैयार हैं। तो इस संबंध में जो 24 आवर्स की जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है कि वहाँ आप रुक सकते हैं, फॉलोअप आपका हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह के विज्ञापनों में देखने को मिलेंगी। तो दूसरे जैसे कारखाने या दूसरी जो फर्में हैं जिस प्रकार से वो विज्ञापन करती हैं, वैसे ही आज जो सर्विसेज देने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करने लग गए हैं। तो ये जो परिदृश्य है ये आप देख सकते हैं। और आप एग्जांपल देख सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापन देखिए आप, आपको कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापनों की भी आज अखबारों में, मीडिया में आपको भरमार मिलेगी, और उन विज्ञापनों में आपको सफल होने की गारंटी या जिसको कहते हैं कि नौकरी की गारंटी, इस तरह के कई लुभावने जो स्लोगन्स हैं वो दिखाई देंगे। वो भी आपके सामने अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये भारत में ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं आज,
ये तस्वीर आज से 10, 15, 20 साल पहले आपको नहीं दिखाई देती थी। ऐसे ही आप प्राइवेट बैंक्स के विज्ञापन देखें, बैंकों के विज्ञापन भी आज के 10-15 वर्ष पहले अखबारों में बहुत कम आते थे, क्योंकि ज़्यादातर नेशनलाइज्ड बैंक थे। और नेशनलाइज्ड बैंक्स अब उनकी चूंकि संख्या कम हो गई है, और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो जिस तेज़ी से उनका विकास और विस्तार हुआ है, तो आप देखें प्राइवेट सेक्टर के जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं उनमें आपको उनके द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे आपका जीरो बैलेंस पर आपका अकाउंट खुलना है, या आपको कम ब्याज दर पर और लोन देना है, या अट्रैक्टिव स्कीम्स में कार लोन, होम लोन, ऐसे ही बहुत सारी स्कीम्स को आपके सामने विज्ञापन के रूप में पेश किया जाने लगा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इस ओर इशारा करती हैं कि आज मार्केटिंग का जो सिनेरियो है वो बदल गया है। तो इन सब चीज़ों को हम सर्विसेज मार्केटिंग या मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का नाम भी दे सकते हैं। तो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में या पूरे वैश्विक स्तर पर भी यदि हम देखें तो बहुत सारी जो सर्विसेज देने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी मार्केटिंग के जो टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं उनको काम में लेना शुरू कर दिया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्विसेज मार्केटिंग और जनरल मार्केटिंग, उनमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सर्विसेज मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग की टेक्निक्स और टूल्स को सर्विसेज के संबंध में अप्लाई करती है। और दूसरी बात, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि सर्विसेज की जो परिभाषा है, यदि हम बात करें कि भी सेवाओं की क्या परिभाषा होगी, तो सेवाओं की का क्षेत्र असीमित है। कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में सहूलियत उत्पन्न होती है या सुविधा उत्पन्न होती है, वो कार्य सेवा माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम होटल में एक कमरा लेकर के रुकते हैं किराए पर, तो वो होटल के द्वारा दी जाने वाली सेवा है। हालांकि हम वहाँ से कुछ लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन हम वहाँ एक रात रुकने का या 2 दिन रुकने का एक अनुभव लेकर के आते हैं। तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो बहुत मायने रखता है। वैसे ही हम किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ का जो हमारा अनुभव है, हम रोज़ रोज़ वहाँ खाना खाने नहीं जाते हैं, लेकिन जिस भी दिन जाते हैं, यदि हमारा वहाँ का अनुभव एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट यदि हमारे ऊपर छोड़ता है, तो वो अनुभव हमारे लिए यादगार बन जाता है। तो ये सब चीज़ें सर्विसेज मार्केटिंग में या मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में मायने रखती हैं, क्योंकि सर्विसेज मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बहुत मायने रखता है। जिस प्रकार से हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो तो एक मूर्त एक विषय वस्तु होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो सर्विस है वो अमूर्त होती है, वो इंटेंजिबल थिंग होती है, क्योंकि उसको कोई देख नहीं सकता, उसको फील भी नहीं किया जा सकता, उसको सुना भी नहीं जा सकता, उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको सूंघ करके भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो एक्सपीरियंस मिलता है हमें, जो अनुभव हमें प्राप्त होता है, वो बहुत मायने रखता है। जैसे आप मान लीजिए बस में यात्रा करके, और मान लीजिए आप किसी स्थान की यात्रा करके और कहीं जा रहे हैं, तो उस बस में की गई आपकी यात्रा या ट्रेन में की गई यात्रा या किसी कार में की गई यात्रा में जो आपको अनुभव मिल रहे हैं, जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है या जो आपको कंफर्ट मिल रहा है, वो आपके लिए मायने रखता है। और साथ ही साथ कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जिनमें कि आपको डायरेक्टली बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मेडिकल सर्विस है, इंश्योरेंस की सर्विस है, वो डायरेक्ट आपको बेनिफिट देने वाली सर्विसेज होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, या आपने कार या बस के माध्यम से कहीं यात्रा की है, तो वो एक प्रकार की इंटेंजिबल सर्विस है। आप रोज़ रोज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आप करते हैं तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो सर्विसेज वास्तव में हैं क्या? सर्विसेज एक आइडेंटिफाइबल और सेपरेट एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है, यानी कि अमूर्त है, गतिविधि है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, लेकिन अलग से करना होता है। हर एक सर्विस को अलग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
उससे हमारी संतुष्टि का स्तर जो है उसमें वृद्धि अथवा कमी होती है, तो उसका तो हमें अनुभव करने से ही पता चलता है। जैसे आप किसी होटल में रुकते हैं, तो आपको वहाँ रुकने का जो अनुभव है आपका, वो आपके लिए मायने रखता है। वही मान लीजिए कभी आपको किसी दूसरे होटल में रुकना पड़ा, लेकिन आपको पहले वाले होटल जैसा यदि अनुभव नहीं होता है, तो फिर आप उस दूसरे सेकंड विजिट में या उससे आगे की जो विजिट्स हैं उसमें उस दूसरे होटल में रुकना आप पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मायने रखती है। एक और बात यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है कि सर्विसेज मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट मार्केटिंग है उससे इसमें अंतर होता है, क्योंकि यहाँ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ उसको एक एक अनुभव आपको प्रदान करना है, एक एक्सपीरियंस आपको उसको देना है। तो ये चीज़ यहाँ पर मायने रखती है। तो इसको समझने के लिए हमें दो बातें समझनी होंगी। एक तो हमें ये समझने होगा कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। मार्केटिंग दोनों की होती है। जैसे आप कोई टूथपेस्ट का विज्ञापन देखते हैं तो वो एक प्रोडक्ट है, जैसे क्लोजअप है या पतंजलि का दंत कांति है या ऐसी और बहुत सारी कंपनियां हैं, कोलगेट है, बबूल है डाबर का। तो ऐसे ही यार आप कोई भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। वो जो प्रोडक्ट है, एक तो वो वस्तु है और दूसरी है कोई मान लीजिए सर्विस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि भाई कोई आजकल आप देख सकते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके आप विज्ञापन देखिए, आपको वो वे विज्ञापन जो हैं वो अखबार में मीडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके द्वारा अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग की जा रही है। ऐसे ही और भी आप विज्ञापन देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर है कोई, उसने अपना घर पे कोई क्लिनिक कर रखा है, कोई लॉयर है, वकील है, उसने अपना ऑफिस खोल रखा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी अपना प्रोफेशन जो है और काम कर रहा है अपने प्रोफेशन में। तो वो इन जनरल एडवर्टीजिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनके द्वारा दी जाने वाली जो सर्विसेज हैं उनकी मार्केटिंग होती है। और कैसे होती है वो आप देख सकते हैं कि सर्विसेज, इसके संबंध में यदि हम ये कहें कि सर्विसेज आर बेस्ट मार्केटेड बाय मीटिंग, कि मिलने से जो है, और जो सर्विसेज हैं उनकी बहुत अच्छे से मार्केटिंग की जा सकती है। और दूसरी बात है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, सर्विस को देते समय हम कैसी परफॉर्मेंस देते हैं वो भी मायने रखती है। यदि हम कहें कि भाई इफ़ ए सर्विस इज़ परफॉर्म्ड वेल, कि यदि हमने कोई सेवा या कोई सर्विस अच्छे से दी है, तो वो हमारे बिजनेस या प्रोफेशन को रिच बनाती है या समृद्ध बनाती है, कस्टमर्स को हमारे साथ जोड़ती है। और यूँ कहें कि माउथ पब्लिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है इस मामले में, कि भाई आपके पास कोई व्यक्ति यदि आकर के अच्छा अनुभव पाता है तो वो माउथ पब्लिसिटी करता है, वो और 10 लोगों को जा कर के कहता है। तो इसका आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आप देखिए डॉक्टर्स जो हैं उनकी जो माउथ पब्लिसिटी है या वर्ड्स ऑफ माउथ, वो उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। एक पेशेंट ठीक होके जाता है, अच्छा एक्सपीरियंस उसको मिलता है, तो वो 10 जगह जा कर के कहता है। ऐसे ही लॉयर है, उसके मामले में भी ये चीज़ लागू होती है, अकाउंटेंट्स के मामले में भी ये चीज़ लागू होती है, या जो कोई भी प्रोफेशन है उसमें एडवर्टीजमेंट से भी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है माउथ पब्लिसिटी का या वर्ड्स ऑफ माउथ का। तो ये जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं इस प्रकार के लोग, ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, और जो रखते हैं उनको नो डाउट बेनिफिट भी होता है। तो प्रोडक्ट अलग चीज़ है और सर्विस अलग चीज़ है। यदि हम सैद्धांतिक रूप से बात करें, जैसे एक कार है, एक कार एक प्रोडक्ट है, एक मोटरसाइकिल एक प्रोडक्ट है। लेकिन वही कार यदि हमने मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किराए पे ले ली या उसको हायर कर लिया, आपने या मैंने किसी ने भी कर लिया, तो वो फिर एक प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन वो अब एक सर्विस भी बन गई है, क्योंकि हम उसकी सर्विस को खरीदने वाले परचेजर बन गए हैं। हम कह सकते हैं कि वी आर ए परचेजर ऑफ द सर्विस, कि हम अब उस सेवा के खरीदार हो गए हैं। कौन सी सेवा के? हमने कार नहीं खरीदी है, कार तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन हमने उस कार को हायर कर लिया, किराए पर ले लिया, तो इसका मतलब हमने वो सेवा खरीद ली है। तो जब कभी भी एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, तो वो उस प्रोडक्ट को बनाने वाला जो उसका प्रोड्यूसर है या उसका निर्माता है, वो लोगों के बीच में जा कर के, या जो आम व्यक्ति है उसके दिमाग में या एक ग्राहक के दिमाग में
उस वस्तु को खरीदने की जो है वो डिज़ायर उत्पन्न करता है। जैसे एक कार बेचने वाली कंपनी है, कार बेचने वाली कंपनी क्या करती है? कार बेचने वाली कंपनी ग्राहक को यह अनुभव कराती है कि कार उसके लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है, या कार चलाने से उसकी पर्सनैलिटी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। कार उस एक स्टेटस सिंबल है। तो कार बनाने वाला जो प्रोड्यूसर है या कार बेचने वाला जो प्रोड्यूसर है और निर्माता है, वो कस्टमर के दिमाग में कार की आवश्यकता उत्पन्न करता है, या उसके दिमाग में कार खरीदने की डिज़ायर उत्पन्न करता है, यानी इच्छा उत्पन्न करता है। जबकि सर्विसेज के मामले में ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज के मामले में मार्केटिंग दूसरे तरीके से की जाती है। जैसे कि भाई पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है और वो उस दूसरे से बेहतर है। जैसे आप कार के मामले में यदि एग्जांपल देखें, तो एक कार बेचने वाला जो प्रोड्यूसर है या निर्माता है या कंपनी है, वो दूसरी जो कार है मार्केट में, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके, तो दूसरी जो कार बनाने वाली कंपनी, जैसे एक तरफ मारुति है दूसरी तरफ हुंडई है, या मान लीजिए फोर्ड है, या ऐसी ही कोई कंपनी है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी से की तुलना में अपने प्रोडक्ट्स को और बहुत ज़्यादा बेटर रूप में और बताने का प्रयास करती है। इसके लिए वो कई प्रकार के जो तरीके हैं वो काम में लेती है। उसके लिए विज्ञापन एक बहुत सामान्य जो तरीका है वो काम में लिया जाना होता ही है सभी कंपनियों के द्वारा। लेकिन जो सर्विसेज हैं उनके संबंध में कुछ अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे कि जो सर्विसेज हैं उनको बेचने के लिए, और जो महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर हमें एक कॉमन सर्विस पैटर्न की तुलना में और एक अलग प्रकार का अनुभव अपने ग्राहकों को देना होता है या प्रोवाइड करवाना होता है। आप देखिए, जैसे अलग अलग तरीके से और सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए बैंकिंग सर्विस। बैंक में आप एक बैंक में जाते हैं, या मान लीजिए कभी आप एक से ज़्यादा बैंकों में गए हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ब्रांचेस में गए हैं, तो आप नोट कर सकते हैं कि वहाँ पर कुछ बैंक की ब्रांचेस या कुछ बैंकों में ग्राहकों से डिपॉजिट्स, या जिसको हम कहते हैं पैसे जमा करवाने का काम, तो ग्राहकों से जमाएं प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने के जो मेथड्स हैं वो वहाँ पर, और उनको अट्रैक्ट करने के तरीके काम में लिए जाते हैं। चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो या सेविंग बैंक हो या करंट अकाउंट हो, कोई भी प्रकार से हो, तो वो क्या तरीके हैं? वो तरीके एक कॉमन सर्विस पैटर्न तो है ही है, साथ ही साथ उनको एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया जाता है। आप देखिए बैंक में कभी किसी आप बैंक की ब्रांच में यदि आप गए हों और आपने कभी इन चीज़ों को नोट किया हो, तो वहाँ पर आपको अलग प्रकार के अनुभव यदि आपको मिले हों इस संबंध में, तो आप इन चीज़ों को और समझने में आपको आसानी होगी। जबकि आप एक मान लीजिए एक कार बेची जाती है, तो कार जब बेची जाती है तो जो ग्राहक है उसको साथ में इंश्योरेंस बेचा जाता है। उसको मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको लोन के रूप में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जब कार बेची जाती है तो कार बेचने वाला जो निर्माता है, प्रोड्यूसर है, वो साथ में और सर्विसेज की भी मार्केटिंग करता है। वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने के लिए मतलब आपको असिस्ट करता है, और वो आपको ये भी कहता है कि भाई आपके पास यदि कैश पैसा नहीं है एक साथ देने के लिए, तो हम आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने का काम होता है वो भी एक प्रकार की सर्विस मार्केटिंग है। ऐसे ही वो आपको कहता है कि हम आपको आफ्टर सेल सर्विस देंगे, मेंटेनेंस देंगे, और रिपेयर की फैसिलिटी भी हम आपको हमारे ही और जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये बात भी और मायने रखती है। तो ये एक एग्जाम्पल है मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का या सर्विस मार्केटिंग का। ऐसे ही आप देखें कि जैसे बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते समय और साथ में अपनी सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। जैसे आप ये देखिए कि कई बार जैसे मान लीजिए हमें कोई दुकान किराए पर लेनी है या कोई मकान किराए पर लेना है, तो
उस स्थिति में जो मकान मालिक है या दुकान का मालिक है वो हमें दुकान के या मकान के साथ में अपना कोई आगे का मान लीजिए कोई पोर्शन खाली पड़ा है, कोई खाली ज़मीन पड़ी है, या दुकान के ऊपर कोई मान लीजिए कोई सामान रखने के लिए कोई स्पेस बनाया हुआ है, तो वो हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाने के लिए ऑफ़र देता है। ये भी एक प्रकार की सर्विस मार्केटिंग है, क्योंकि वो दुकान नहीं है वो, लेकिन वो दुकान के एडजॉइंट कोई एक ऐसा हिस्सा है जो उसके पास पड़ा है, लेकिन वो हमें उसको एक्स्ट्रा और बता करके, और हालांकि वो हमसे उसके पैसे नहीं ले रहा है अलग से, लेकिन वो उसको एक तरह का ऑफर दे करके हमें, और उस जो सर्विस है उससे वो उसको हमको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये देखिए कि जो प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है और जो सर्विसेज की मार्केटिंग है, उन दोनों में जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि सर्विसेज जो हैं वो अमूर्त हैं, इंटेंजिबल हैं, उनको हम देख नहीं सकते उनका। अब बात करते हैं सर्विसेज की विशेषताओं की, कि सेवाओं की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सर्विसेज की जो विशेषताएं हैं उनको हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटेंजिबिलिटी या अमूर्तता। सेवाएं जो हैं वो अमूर्त होती हैं, यानी कि हम उनका केवल अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जैसे उनको छू कर नहीं देख सकते, उनका वो स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, उसको तो हम सूंघ करके भी उसका अनुभव कर लेते हैं, लेकिन सर्विसेज जो है वो इंटेंसिबल होती हैं, वो दिखाई नहीं दे सकती, उनका कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता, लेकिन उनके लाभ जरूर होते हैं। उनके लाभ इस रूप में होते हैं कि यदि वो सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाती हैं तो वो एक शानदार अनुभव भी हमारे लिए बन जाती हैं। तो ये सब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी रेपुटेशन पे भी डिपेंड करता है कि उनकी रेपुटेशन कितनी है, मार्केट में उनकी गुडविल कितनी है, उसके हिसाब से वो इंटेंजिबिलिटी का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए मायने रखता है। दूसरी विशेषता है कि हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। सर्विसेज जो हैं वो इनसेपरेबल होती हैं। इनसेपरेबल का मतलब है कि भाई एक व्यक्ति के लिए जो सेवा है, जो इसको बेच रहा है, वो दूसरे के लिए भी वही सेवा उपलब्ध है। एक सेवा ऐसा नहीं है कि भाई एक सर्विस एक व्यक्ति को बेची जा रही है और वही सर्विस दूसरे व्यक्ति को यदि दी जा रही है तो दोनों में अंतर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मार्केटिंग है सर्विसेज की, यहाँ पर इनसेपरेबिलिटी या जिसको हम कह सकते हैं कि भाई अंतर नहीं होता है, वो बात हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। और इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कुछ उद्योगों में जो है और टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है सर्विस का, या मूर्त रूप से कोई सर्विस दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे हम इंश्योरेंस के सेक्टर में देख सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो एक प्रकार से सर्विस की प्रोड्यूसर हैं, और वो जो अपनी सर्विसेज एजेंट्स के माध्यम से दे रही हैं। तो एजेंट्स के माध्यम से जो इंश्योरेंस कंपनियां अपनी सर्विसेज दे रही हैं, तो वो इनसेपरेटिबिलिटी जो है उनकी, वो एक प्रकार से इस तरीके से शो करते हैं ताकि, और उनकी जो सर्विसेज हैं उनको वो इनसेपरेबल न बना करके सेपरेबल बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक का एजेंट एक कंपनी का जो एजेंट है वो दूसरी कंपनी के एजेंट की तुलना में यदि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को या जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने में यदि कुछ मेथड्स अलग काम में लेता है वो, तो देखने वाले को या अनुभव करने वाले को वो टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन उसका ट्रांसफरेबल लगता है या अलग प्रतीत होता है। अगली जो विशेषता है वह है मांग में परिवर्तन या मांग में उच्चावचन। जो सर्विसेज जो होती हैं वो जो हैं वो उनकी जो डिमांड होती है या उनकी जो मांग होती है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है, और उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं, परिस्थिति जन्य होती है। जैसे आप देखिए कि एयर ट्रेवल का हम सेक्टर ले सकते हैं, जो वायुयान उद्योग है उसमें आप देखिए सीजनल वेरिएशंस आते हैं। त्योहारों के आसपास, नए साल में या छुट्टियों के दौरान जो एयर ट्रेवल प्रोवाइड करवाने वाली जो एजेंसीज हैं उनमें आप देखिए कि टिकट्स के लिए मारामारी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि फ़्लाइट्स लिमिटेड होती हैं और सफ़र करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। एयर ट्रेवल में देख सकते हैं, ट्रेनों के मामले में भी आप देख सकते हैं, त्योहारों के आसपास, नए साल पर या फेस्टिवल सीज़न में
ये आप चीज़ें नोट कर सकते हैं। ऐसे ही जो कमोडिटी की जहाँ तक हम बात करें, तो कमोडिटी के मामले में थोड़ा सा जो ये फैक्टर है वो अलग होता है। और एक आप फ्लक्चुएशंस देख सकते हैं इसमें। बहुत सारे जो कंपनियां हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टेलीफोन डिपार्टमेंट का। तो जो टेलीफोन डिपार्टमेंट है वो भी आप देखिए कि जैसे हम कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं, BSNL ले लीजिए, आइडिया या वोडाफोन, कोई भी कंपनी। तो कोई भी कंपनी का जब आप एग्जांपल लेकर के देखेंगे तो आप देखेंगे जो फेस्टिवल सीजन है, ख़ासतौर से दीपावली के आसपास, ईद के आसपास या नए साल पर, ये कंपनियां भी हमें और एक जो है और ऑफ़र देती हैं कि भाई ठीक है, आप इतने रुपए का यदि डेटा पैक लेंगे या रिचार्ज करवाएंगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे। कंसेशन देती है, हमें छूट देती है। तो ये जो कंसेशंस हैं किसके लिए हैं? कि हम उस कंपनी की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, है ना। SMS के लिए भी देती है कि भाई आपके जो है, और आज के यदि आप SMS करेंगे तो वो जो है वो चार्जेबल होंगे, अदरवाइज़ वही SMS जो होते हैं वो हमारे लिए फ्री होते हैं। आप देखिए दीपावली पर SMS भेजने के पैसे अगर लगते हैं, जो मतलब पेड SMS हो जाते हैं वो, यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस जब हम काम में लेते हैं तो वो पेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ हमें, और इसका हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे ही जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई जैसे आप जैसे बस में या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ जो आपको बैठने के लिए जो आपको सीटें प्रोवाइड करवाई जाती हैं उन कंपनियों के द्वारा, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ऐसे ही जो जैसे घरों में हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो कंपनी है वो भी हमें एक सर्विस ही दे रही है। अब जब हमें मान लीजिए सर्विस उसकी ज़्यादा चाहिए, जैसे दीपावली पर हमें रोशनी बहुत ज़्यादा चाहिए, या रात को हम चाहते हैं कि भाई रात में हमारे जो है लाइट नहीं जानी चाहिए, या गर्मियों में हमें लाइट की ज़्यादा आवश्यकता है। यदि मान लीजिए उसी समय यदि वो कंपनी और उस तरह की सर्विस ढंग से नहीं दे रही है, तो इट मीन्स क्या है फिर, उसकी जो सर्विस क्वालिटी है उस पर असर पड़ रहा है, अच्छे से नहीं दे रही है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन उनके द्वारा दी जाने वाली जो सर्विस है वो फ्लक्चुएटिंग होती है। क्या हमेशा एक जैसी बिजली आती है? नहीं आती है, क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग डिमांड पे डिपेंड करती है। कभी मांग ज़्यादा होती है बिजली की, कभी मांग कम होती है। गर्मियों में बिजली की मांग ज़्यादा होती है, सर्दियों में बिजली की मांग अपेक्षाकृत जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो वो फ्लक्चुएटिंग डिमांड है। ऐसे ही त्योहारों के आसपास, या जो नए साल पर या त्योहारों पर या फेस्टिवल सीजन में जो यात्री भार है बसों में या गाड़ियों में, ट्रेनों में, एयरप्लेन्स में, वो बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय वो डिमांड फ्लक्चुएट होती है, डिमांड एक साथ बढ़ती है। लेकिन ऑफ सीजन में आप देखिए होटल में जो हैं वो कमरे वो भी खाली पड़े रहते हैं, बस ट्रेन रेल ये भी खाली रहती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। अब हम अगली बात करते हैं इसकी अगली विशेषता की, कि ये हाईली डिफरेंशिएटेड होता है ये मार्केटिंग सिस्टम, सर्विस मार्केटिंग जो है वो, और विभेदीकृत होता है। ये सिंपल नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इस मामले में, कि जो सर्विस मार्केटिंग है वो करते समय हमें जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मतलब सर्विस देने के लिए जो हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्थापित करते हैं, वो क्रिएटिव होने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यदि वो क्रिएटिव नहीं होते हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता। दूसरी बात, वो हमेशा एक जैसे कोई फिक्स्ड पैटर्न के नहीं होते हैं कि आप हमेशा ही एक ही तरीके से और सर्विसेज की मार्केटिंग करते रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें जो मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग है, या फाइनेंशियल सर्विसेज की जो मार्केटिंग है, वो हमेशा आपको एक जैसी नहीं मिलेगी। लेकिन जो रिपेयरिंग देने वाली जो सर्विसेज हैं, जैसे आप कभी भी किसी भी गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आप ठीक करवाएं, उसकी रिपेयरिंग के लिए आप उसके वर्कशॉप में जाते हैं, तो आपको लगभग एक जैसी सर्विस मिलेगी, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप जब बैंक में जाते हैं या आप कोई फाइनेंशियल सर्विस लेने जाते हैं तो आपको वहाँ पर सेवाओं में अंतर मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पैटर्न चेंजेज होते हैं, और पैटर्न के जो चेंजेस हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि सिस्टम में या व्यवस्था में जो परिवर्तन आते हैं,
कई बार आप देखिए कि जमाएं आकर्षित की जाती हैं बैंकों के द्वारा, और कई बार वो कहते हैं कि नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए, आप तो लोन ले लो, क्योंकि उन्हें पैसे बांटने होते हैं। तो वो सब सिचुएशनल भी होता है। अगला जो इसकी विशेषता है वो है कस्टमर रिलेशनशिप या ग्राहकों के साथ संबंध। तो सर्विस ट्रांजैक्शंस जब होते हैं या सर्विसेज या सेवाएं जब ली अथवा दी जाती हैं, तो उस स्थिति में बायर का और सेलर का, या सर्विस खरीदने वाले का और सर्विस बेचने वाले का एक जो संबंध होता है वो भी, और प्रोडक्ट जो खरीदने वाले कस्टमर होते हैं और जो सेलर होते हैं उनके संबंध की तुलना में थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ एक म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, आप बाजार से कार खरीद के लेके आते हैं किसी कंपनी के शोरूम से, तो आपका और उस कंपनी का जो रिलेशन है वो एक औपचारिक है, एक औपचारिक संबंध स्थापित होता है। लेकिन दूसरी तरफ अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक डॉक्टर और एक पेशेंट का। मान लीजिए आप बीमार होने की स्थिति में आप किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए, और डॉक्टर के इलाज से और उसकी जो देखभाल है उससे आप ठीक हो गए। तो अब जो डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप है वो बहुत अलग है। वो एक बॉन्डिंग वहाँ पर स्थापित होती है, एक जुड़ाव उत्पन्न हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ हमें केवल और केवल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज या सर्विस मार्केटिंग को जब हम करते हैं तो ये हमें ध्यान रखनी होती है कि भाई डॉक्टर और पेशेंट की जो रिलेशनशिप है, डॉक्टर क्या बेच रहा है। डॉक्टर मान लीजिए कोई क्लिनिक खोल रखा है या प्राइवेट हॉस्पिटल में है, तो वो क्या बेच रहा है, वो अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है। लेकिन फिर भी पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशन है वो बॉन्डिंग रिलेशन होता है। डॉक्टर और मरीज का जो संबंध है वो एक प्रकार से जुड़ाव का संबंध होता है, भरोसे का संबंध होता है, विश्वास का संबंध होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। तो मरीज अपने डॉक्टर पर और परम सदविश्वास करता है कि भाई वो उसका अच्छे से इलाज करेगा। लेकिन जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तब ये इस प्रकार के रिलेशनशिप वहाँ पर कायम नहीं होती है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा सर्विसेज मार्केटिंग में कि भाई यहाँ पर जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो प्रोडक्ट की वाले जो कस्टमर रिलेशनशिप है वैसी रिलेशनशिप यहाँ नहीं होती है, बल्कि यहाँ भरोसे के संबंध स्थापित होते हैं। दूसरी एक और विशेषता होगी सर्विस मार्केटिंग में कि यहाँ पर प्रमाप नहीं होते हैं। प्रोडक्ट्स में तो आप एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज में आपको स्टैंडर्ड्स देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको जो स्टैंडर्ड्स की तुलना में आपको यूँ कह सकते हैं कि वैरायटी ज़रूर मिल जाती है। जैसे आप एक हेयर कटिंग सैलून पर जाते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार से बाल काटने की जो फैसिलिटी है वो अलग अलग रेट्स में अवेलेबल होती है। तो वो जो हेयर कटिंग सैलून वाले ने जो सर्विस देने के लिए अपना काम कर रखा है, वहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं है, लेकिन वैरायटी ऑफ सर्विसेज ज़रूर है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सर्विसेज कई प्रकार की होती हैं, इसको भी हम इसी माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कई प्रकार की सर्विसेज होती हैं, जैसे एक तो पर्सनल सर्विसेज होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं। जैसे आपने अपना घर पेंट करवाया या घर पे मकान के रंग रोगन का आपने कोई काम करवाया, तो वो क्या है, वो डोमेस्टिक सर्विस है, घरेलू सेवा है। आपने 4 लोगों को काम पे लगा करके और उनसे ये काम करवा लिया, वो व्यक्तिगत सेवा है। ऐसे ही कुछ सेवाएं जो हैं वो और फैसिलिटी के तौर पर होती हैं। जैसे आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो वो एक प्रकार की फैसिलिटी है जहां आप इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी मिलती है, आपको मनोरंजन होता है वहाँ पर। ऐसे ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कार किराए पर करके लेके जाते हैं, तो वो जो किराए पर कार करके ले जाते हैं वो आपकी एक प्रकार से आपकी फैसिलिटी है, तो वो सुविधा देने वाली सेवा है। एक तो व्यक्तिगत सेवा हुई, एक ये सुविधा देने वाली सेवा हुई। ऐसे ही आप जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, वो क्या है, वो भी आपके लिए एक प्रकार की फैसिलिटी सर्विस है। अब हम बात करते हैं बिजनेस सर्विस की। बिजनेस सर्विस को हम देख सकते हैं जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस है। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस स्थापित करना है, आपका बिजनेस मान लीजिए यदि पहले से स्थापित है और वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो दो अलग अलग कंडीशन है। आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो आप अच्छा चलाना चाहेंगे, और आप यदि नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप उसको, और शुरू करने से पहले आपके मन में कई सारे प्रश्न होंगे, तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसी कंसल्टेंसी मैंने ही खोल रखी है, मैं लोगों को बिजनेस
नया कैसे सेटअप करना है, या किसी बिजनेस को रन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, मैं इस संबंध में और मान लीजिए कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ लोगों को, तो और बदले में मैं फीस चार्ज करता हूँ। तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म होगी मेरी, तो वो जो कि इस प्रकार की सेवाएं देगी लोगों को। तो ये मैं एक आपके सामने एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस का जो एग्जांपल है वो एक प्रकार की बिजनेस सर्विस है, वो हमारा एक प्रकार का बिजनेस है, ऐसा भी और हम करते हैं। या मार्केटिंग सर्विस हम प्रोवाइड करवाने के लिए हमने कर रखा है, तो ये क्या है, ये बिजनेस सर्विस है। ऐसे ही जैसे आप और देख सकते हैं, जैसे कस्टमर सर्विसेज है, ग्राहक की सेवा है। तो ये ग्राहक की सेवा में भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लॉन्ड्री है, कपड़े धुलाई के लिए जो धुलाई की सुविधा देने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, वो हमारी कस्टमर सर्विस है। होटल है, ये एक प्रकार की कस्टमर सर्विस है। तो कुछ सर्विसेज जो हैं वो उद्योगों के लिए और भी होती हैं, और एक सामान्य जो ग्राहक है दोनों के लिए होती हैं। जैसे इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, उद्योगों के लिए भी है। ट्रक जो है, ट्रकों का इस्तेमाल हम भी कभी कभार कर लेते हैं, और लेकिन इन जनरल फैक्ट्रियों में या जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ट्रकों का या बड़े बड़े जो ट्रेलर होते हैं उनका व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो टेंजिबल जो गुड्स होती हैं या जो दिखाई देती हैं, जो प्रोडक्ट्स हम देख करके छू करके अनुभव कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं मिलती हैं। और ये सब चीज़ें और एक सामान्य रूप में भी हम देख सकते हैं, जैसे शू रिपेयर्स हैं। मान लीजिए जूते या चप्पल टूट गए या थोड़े से पुराने हो गए, तो उनको मान लीजिए हमें रिपेयर करवाना है, तो ये सर्विसेज देने वाले लोग भी आपको सड़कों पर या दुकानों पर बैठे हुए मिल जाएंगे। या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घूम घूम करके भी इस तरीके की गलियों में और सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये चीज़ें हमें नोट करनी है और इनको ध्यान में रखना है। तो सर्विसेज के लिए जो हमारी मार्केटिंग होगी उसमें हमें ये 4 पॉइंट हमें विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। एक तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी को ध्यान में रखना है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि ये इनसेपरेबल होती हैं, और कंज्यूमर जो होता है वो इनके संबंध में इन्वॉल्व होता है, या उसका इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो हमारे लिए मायने रखता है। दूसरी बात, सर्विसेज को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, प्रोडक्ट्स को तो आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए मोटरसाइकिल बनाने की आपकी कंपनी है, आप दिन में हज़ारों मोटरसाइकिल्स बनाते हैं और उनको बेचने का काम बाद में होता है, तो जो बनने के बाद वो गोदाम में आप रखते हैं, उनको खड़ी रखते हैं या उनको स्टोर करते हैं। तो बाइक्स या जो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, टीवी है, एलईडी है, एलसीडी है, तो ये तो आप स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जो सर्विसेज हैं वो आप स्टोर करके नहीं रख सकते। सेवाएं आप कहीं किसी गोदाम में नहीं रख सकते, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता, इनको प्रोटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ऐसे ही और इनको तुरंत प्रभाव से और इनको कम्युनिकेट भी नहीं किया जा सकता, इनको डिस्प्ले भी नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये कि इनकी जो कीमत होती है वो भी निर्धारित करना इतना आसान काम नहीं होता। आप देखिए, एक डॉक्टर 50 रुपये में भी पेशेंट देख रहा है, एक डॉक्टर 1000 रुपये में भी पेशेंट देख रहा है, एक डॉक्टर 2000 में भी पेशेंट देख रहा है। डॉक्टर तो सारे एक जैसे हैं, पेशेंट वही देख रहे हैं, लेकिन उनकी फीस अलग अलग है। लेकिन आप ये देखिए कि एक बाइक एक जैसी या सिमिलर जो फीचर्स वाली जो बाइक है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बाइक 50,000 की है और दूसरी 2 लाख की है। यदि 2 लाख की बाइक है तो उसके फीचर्स 50,000 वाली बाइक से कहीं ज़्यादा डिफरेंट होंगे। लेकिन डॉक्टर के मामले में या डॉक्टर पेशेंट के रिलेशन के मामले में केवल और केवल उसकी रेपुटेशन, डॉक्टर की, उसी के आधार पर उसकी फ़ीस तय हो रही है। या उसके बारे में जो पब्लिक ओपिनियन है कि भाई हाँ, वो डॉक्टर जो है उसके इलाज से मरीज़ जल्दी ठीक हो जाते हैं, या उसका जो ठीक होने का रेशियो है मरीज़ों का वो बहुत अच्छा है, या उस डॉक्टर की रेपुटेशन जो है वो हमारे लिए मायने रखती है, गुडविल मायने रखती है। तो उस केस में उसकी जो फ़ीस है वो स्पेशलिस्ट है, उसका एक्सपीरियंस इतना, तो वो फ़ीस हमारे लिए फिर ज़्यादा भी है तो भी हमें लगता है कि नहीं, जस्टिफाई हो सकती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो जो सर्विसेज की मार्केटिंग है वो अमूर्त है, इनसेपरेबल है, और इसको इन्वेंट्री के तौर पर हम जो है और स्टोर भी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जो उसका स्टैंडर्डाइजेशन है, ये प्रमाप निर्धारित करना है इस संबंध में, वो भी आसान कार्य नहीं होता है। और इसके संबंध में जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग पॉलिसी है,
वो भी डिफरेंट होती है, जैसा कि हम इसके संबंध में पहले बात कर चुके हैं। तो प्राइसिंग पॉलिसी है, सेवाओं का वितरण है, सेवाओं का मूल्य है। सेवाएं जब प्रदान की जाएंगी तो उनको प्रदान करने का जो स्वरूप है वो भी अलग होता है। अलग अलग तरीके से और सेवाएं और कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इनको बहुत सारे घटक प्रभावित करते हैं, जैसे जोग्राफिकल एरिया प्रभावित करता है सर्विसेज को, कि भाई आप कहाँ दे रहे हैं सर्विस, जो है वो देने वाला व्यक्ति कहाँ सर्विस उपलब्ध करवा रहा है। वो जो जोग्राफिकल एरिया है, वो जो भौगोलिक स्थिति होती है वो प्रभावित कर रही है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई छोटे गांव या शहर में है या किसी बड़े महानगर में है, कोई रिमोट एरिया में तो नहीं है। तो ये फैक्टर भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही कंपटीशन का लेवल देखा जाता है, प्रतिस्पर्धा का स्तर कैसा है, कि भाई सर्विसेज के मामले में कंपटीशन का लेवल इस रूप में हम देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, दो बैंकों का आप कंपैरिजन करिए, आप दो होटलों का कंपैरिजन करिए, तो आपको कॉम्पिटिटर का जो लेवल है उसके हिसाब से उसकी सर्विसेज की प्राइस और उसकी क्वालिटी मिलेगी। ऐसे ही क्रिएटिव मैनेजमेंट जो है, या जिसको हम सृजनात्मक प्रबंध कहते हैं, वो भी सर्विसेज के मामले में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे कंज्यूमर्स का ओरिएंटेशन किया जा सकता है, उनको ऐड किया जा सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्विसेज के मामले में, कि सर्विसेज जो हैं उनका ऑब्सोलेंस नहीं होता जब तक कि सर्विस देने वाला व्यक्ति उनको देना बंद नहीं कर दे। जैसे 15 साल या 20 साल पहले जो मार्केट में कलर टेलीविज़न आते थे, वो आज ऑब्सोलेंस की स्थिति में है, यानी वो अप्रचलित हो गए हैं या अप्रचलन की स्थिति में है। आज उनको कोई खरीदना भी पसंद नहीं करता। जो बड़े बड़े भारी भारी टेलीविज़न आते थे, आज तो दीवारों पर लगने वाली एलईडी या जो पिक्चर ट्यूब है उसकी साइज़ देखिए आप। पहले बहुत बड़े टीवी थे और अब तो दीवारों पर लग जाते हैं, बहुत हल्के कम वजनी। तो ये क्या है? तो ये जो घटक है, ये हमारे सामने ये प्रकट करता है कि सेवाएं जो हैं उनका अप्रचलन नहीं होता है, लेकिन वस्तुएं जो हैं वो अप्रचलित हो जाती हैं। जो मोस्टली जो सर्विसेज हैं वो अ, एक तो इंटेंजिबल होती हैं, लेकिन जो उनका ऑब्सोलेंस है या जिसको अप्रचलन कहते हैं, वो इन जनरल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण ये है कि अनुभव के साथ साथ सेवाओं का जो स्तर है उसमें सुधार होता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जो सर्विसेज हैं वो और यदि कोई व्यक्ति पहले की तुलना में ढंग से नहीं देता है या कोई उसमें इनोवेटिव कुछ चेंज नहीं करता है, तो फ़र्क पड़ना निश्चित रूप से होता है। हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे फैशन बदलने से रेडीमेड गारमेंट्स में जो कपड़े हैं, सिले सिलाई कपड़े, आप देखिए जैसे ही फैशन बदलती है, जो जो पुराने जो कपड़े हैं, पुरानी फैशन वाले, वो ऑब्सोलेंट हो जाते हैं, अप्रचलित हो जाते हैं, उनको कोई खरीदना और उनको वो इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। लेकिन सर्विसेज के मामले में ऐसा नहीं होता। तो ये हमें ध्यान में रखने वाला तथ्य है हमारे लिए। और इस संबंध में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो कंज्यूमर बेनिफिट है या उपभोक्ता को मिलने वाला जो लाभ है, उसका जो अनुभव है, वो यहाँ पर मायने रखता है। तो उस पर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को और बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो पर्सनल सेलिंग होती है, व्यक्तिगत विक्रय के मामले में, जैसे एक डॉक्टर है, वो अपनी सर्विस दे रहा है अपने पेशेंट को, तो वो व्यक्तिगत विक्रय है, वो पर्सनल सेलिंग होती है एक तरह से, पर्सनल मार्केटिंग है। वो लॉयर है, एक वकील है, वो अपनी सर्विस दे रहा है अपने क्लाइंट को। तो वो क्या है, उसको अपनी सर्विस देते समय जो जो वो काम कर रहा है उसको उसको डिटेल में उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होती है। जैसे वकील जो है वो अपने क्लाइंट को और डिटेल में एक्सप्लेन करता है पूरा मैटर। तो क्या होता है कि क्लाइंट का और वकील का जो रिलेशन होता है वो साउंड होता है। ऐसे ही डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन मार्केटिंग के हिसाब से यदि हम देखें तो तब ज़्यादा साउंड होता है जब डॉक्टर मरीज को उसकी परेशानी या उसकी जो प्रॉब्लम है उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता है। तो उससे फ़र्क पड़ता है और उससे उसकी जो सर्विसेज हैं वो डेवलप होती हैं, रिलेशनशिप मजबूत होती है और उससे फ़र्क भी पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि जो उसका जो बिज़नेस है, या यूँ कह लें कि उसका जो काम है, वो उसमें सुधार होता है।
और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, इस मामले में जो वर्ड ऑफ माउथ है या माउथ पब्लिसिटी है, वो बहुत मायने रखती है। सर्विस इंडस्ट्री में मार्केटिंग रिसर्च का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कोई भी व्यक्ति जो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज करता है या सर्विस मार्केटिंग करता है, तो जो इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री क्या है, सर्विस इंडस्ट्री कहलाती है। बैंकों में कोई कार, कोई टूथपेस्ट, कोई मतलब कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं बनती हैं बैंकों में, या इंश्योरेंस कंपनियों में भी वो चीज़ें नहीं बनती हैं। बैंकों में तो पैसे लिए अथवा दिए जाते हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनियों में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदी जाती हैं, क्लेम चुकाए जाते हैं। तो वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ऐसे होटल है, तो ये क्या है, ये सर्विस इंडस्ट्री है, यहाँ पर आपको सेवाएं दी जाती हैं। तो इस सेक्टर में भी मार्केटिंग रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग रिसर्च करने से ही सर्विस मार्केटिंग का जो फील्ड है, उसमें हम अच्छे से काम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें टाइम टू टाइम मार्केट में होने वाले जो चेंजेस हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। और मार्केटिंग के संबंध में हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, उस पर भी हमें फोकस करना होता है। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग डिफरेंट होती है, सर्विस मार्केटिंग डिफरेंट होती है, लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनानी होती है। हम एग्जांपल ले सकते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री का। जैसे आप देखिए कि जो एयरलाइन सर्विसेज हैं, वो भारत में जब शुरू हुई, और तब से लेकर के अब तक का यदि हम सफ़र देखें एयरलाइन इंडस्ट्री का, तो बहुत चेंजेस आए हैं। जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स हैं, या फ़्लाइट स्टीवर्ड्स हैं, एयर होस्टेसेस हैं, या जो कैबिन क्रू है, या फ़्लाइट को चलाने वाले जो पायलट्स हैं, तो उन सब की सर्विसेज में, प्लस उनकी जो पैसेंजर्स को दे जाने वाली जो सर्विसेज हैं उनमें, एयरपोर्ट पर मिलने वाली सर्विसेज हैं उनमें, आपको बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे। तो एक समय ऐसा था जब सीट जो स्ट्रेटेजी थी उस समय, जब बात करेंगे, जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, उस समय जो फ्लाइट्स चला करती थी, उस दौर को देखें और एक आज के दौर को देखें, तो आपको एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, वो आज नहीं है, क्योंकि वो आज वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अब क्या हो गई है, वो ऑब्सोलेट हो गई है, वो अब अप्रचलित हो गई है। आज तो फॉरेन कंपनियां जो हैं, उन्होंने भी अपनी जो सर्विसेज हैं, उनको भी काफ़ी बदल दिया है। तो डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट के हिसाब से भी हमें काफ़ी सारे चेंजेज करने होते हैं। आप इस संबंध में मार्केटिंग मिक्स को भी समझ सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई एयरलाइन इंडस्ट्री में मार्केटिंग मिक्स कैसा होता है, इसको माध्यम से आप सर्विस मार्केटिंग को समझ पाएंगे। जैसे आप देखिए कि एयरलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ये इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस, आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल लेके देखें कि एक तो प्राइसिंग पॉलिसी सबकी, दूसरी बात आप देखें कि स्पेशल रेट्स होती हैं, स्पेशल रिबेट्स या छूट दी जाती हैं, और जो अकोमोडेशन है उसको भी उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है। इकोनॉमी क्लास की टिकट की जो प्राइस है वो अलग होती है, और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसकी प्राइस अलग होती है। और कई बार ये कंपनियां इंस्टॉलमेंट में भी एयर टिकट्स जो हैं और उनको बेचने की का जो तरीका है, वो भी काम में लेती हैं। और इन्होंने अपने जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो काफ़ी कलरफुल बनाते हैं। ये पर्सनल सेलिंग में भी ये लोग और अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, ट्रैवल एजेंसीज के साथ टाई अप रखते हैं अपना। तो और जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे टूर पैकेज ये लोग तय करते हैं कि भाई जैसे आपको यूरोप घूमना है, तो पूरा यूरोप आपको घुमाने के लिए, और किसी ट्रैवल कंपनी के साथ इनका एसोसिएशन होता है, और वो आपको और एक पैकेज प्रोवाइड करवाते हैं कि ठीक है भाई 1 या 1.5 लाख रुपए में हम आपको पूरा यूरोप का 5 या 6 दिन का टूर करवाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सर्विस मार्केटिंग की ही एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से, और सर्विस मार्केटिंग में जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी बजाय जो जिसको हम कहें कि भाई जो कंज्यूमर्स हैं, अब जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है, तो उसमें कंज्यूमर कौन होगा, वो पैसेंजर कंज्यूमर होगा। बस में सफ़र करने वाला व्यक्ति जो है, पैसेंजर है, वो क्या है, वो बस सर्विस देने वाली कंपनी के लिए कंज्यूमर है, क्योंकि वो सर्विस अवेल कर रहा है। तो उसे सर्विस कब दी जानी है, कैसी सर्विस दी जानी है, उसकी क्वालिटी कैसे सुधारी जा सकती है, ये सारी बातें यदि नोटिस में होती हैं, तो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज को हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो जो
जनरल डिस्कशन होता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, उसकी बजाय आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस टॉपिक को थोड़ा सा कोरिलेट करके समझाऊं। तो आज के लिए इतना ही। अम, आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि हम जो इससे जुड़े हुए जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको भी हम टाइम टू टाइम कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।